आपका बच्चा कहीं स्ट्रेस में तो नहीं? और ख़ास तौर पे जब एग्ज़ाम का सीज़न हो तो उस बीच आप जैसे तमाम पेरेंट्स को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कहीं बच्चा किसी तनाव में तो नहीं। तनाव कैसे आप समझ सकते हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर नवीन ग्रोवर हैं, जो इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड अलाइड साइंसेस इहिबास में साइकोलॉजिस्ट हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया किडोक्रेसी से बात करने के लिए। सबसे पहले हम ये समझना चाह रहे हैं कि एग्ज़ाम के समय में आमतौर पे कहा जाता है कि बच्चा स्ट्रेस में होता है। कैसे पेरेंट्स समझेंगे कि बच्चा वाकई स्ट्रेस में है? एक चीज़ तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि एग्ज़ाम के वक्त में बच्चे को स्ट्रेस में होना तो ज़रूरी है, क्योंकि अगर स्ट्रेस नहीं होगा तो परफॉर्मेंस नहीं होगा। स्ट्रेस और परफॉर्मेंस के अंदर में, या आप कह सकते हैं एंग्जाइटी और परफॉर्मेंस के अंदर में इन्वर्स यू रिलेशनशिप होता है। जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ती है परफॉर्मेंस बढ़ती है एक ऑप्टिमल लेवल तक, लेकिन जब स्ट्रेस काफ़ी ज़्यादा होने लगती है तब उसके बाद में परफॉर्मेंस डिक्लाइन होने लगती है। तो इसको हम कह सकते हैं कि उल्टा यू या बेल शेप रिलेशनशिप। तो जहाँ तक सवाल है ये कहने का कि स्ट्रेस एग्ज़ाम में नहीं होना चाहिए तो गलत है। मतलब वो एक्सट्रीम की बात हो गई। एक्सेसिव स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। जी। तो स्ट्रेस किसी भी तरह की परफॉर्मेंस करने के लिए ज़रूरी है। तो हम कंफ्यूज ना करें, स्ट्रेस होना अपने आप में बुरी बात नहीं है, लेकिन एक्सेसिव स्ट्रेस होना बुरी बात है। अब जो आपका सवाल था कि उसको कैसे पहचानें कि हमारा बच्चा कहीं स्ट्रेस में, या हम कह सकते हैं एक्सेसिव स्ट्रेस में तो नहीं है, तो इसके सबसे सिंपल वार्निंग साइंस हैं वो यही हैं कि सबसे पहले जो आपकी एक्सेसिव स्ट्रेस रिफ्लेक्ट होती है, दिखाई देती है, वो दिखाई देगी आपकी नींद में। आपकी नींद डिस्टर्ब हो जाएगी, आपकी एपिटाइट में, आपकी भूख लगना उसे या तो कम हो जाएगा या ज़्यादा हो जाएगा, और आपका डे टू डे रूटीन में गड़बड़ होना शुरू हो जाएगा। तो जब ये तीन चीज़ें सबसे पहले दिखाई देंगी तो इसको हम कहते हैं कि उनकी बायोलॉजिकल रिदम उनकी ख़राब हो रही है करके। तो जैसे ही ये रिदम ख़राब होनी शुरू होती है तो ये पहले साइंस है, वार्निंग साइंस है एक्सेसिव स्ट्रेस होने के। अब अगर आप बात करें कि उसके बाद में कैसे, तो जब ये इन तीन के साइन शुरू होते हैं और अगर हम इन तीन साइंस को नहीं पकड़ते हैं तो उसके बाद में उनको शुरू होता है साइकोलॉजिकल स्ट्रेस होना, उदासी हो जाना, मन खराब रहना, चिड़चिड़ापन होना, ये सब चीज़ें उनको धीरे धीरे और ऐड होना उसके साथ में होना शुरू हो जाती हैं। एक हमें चीज़ ये भी समझने की ज़रूरत है कि जब हम एग्ज़ाम स्ट्रेस की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हम लोग इस वक्त जो बात कर रहे हैं, अभी एग्ज़ाम का जो सीज़न आएगा वो आएगा, हम 10th 11th और 12th इन बोर्ड एग्ज़ाम्स की सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस मानते हैं और उनके लिए सबसे ज़्यादा हम लोग एफर्ट करते हैं। 10th 11th और 12th एक ऐसी उम्र है जो टीनेजर्स जिनको हम कहते हैं, किशोरावस्था है, उसमें वैसे भी ज़्यादातर टीनेजर्स चिड़चिड़े रहते हैं, इरिटेटेड रहते हैं। स्पेशली जो पेरेंट और चाइल्ड का जो रिश्ता होता है आपस में, वो एक बड़ा ही अलग तरह सा का रिश्ता है। तो इसमें बच्चों में और पेरेंट्स में थोड़ी तनातनी, थोड़ी तकरार बनी ही रहती है, कपड़ों को लेके, पढ़ने के तरीक़ों को लेके, कैसे कैसे दोस्त बना रहे हैं उन चीज़ों को लेके, लाइफस्टाइल को लेके। तो जो एक नॉर्मल चिड़चिड़ापन है एक टीनेजर का, उसको हमें इंक्लूड नहीं करना है एक्सेसिव स्ट्रेस के साथ। ये एक बहुत थिन लाइन है जो हमें एक बहुत ही बारीक सी लाइन है जो हमें समझने की ज़रूरत है कि एक चिड़चिड़ापन स्वाभाविक है जो उस एज के लिए नॉर्मल है, जो होना ही है, और एक चिड़चिड़ापन है जो फॉलो कर रहा है, जिसके साथ में नींद की भी डिस्टर्बेंस आ रही है, भूख की भी डिस्टर्बेंस आ रही है। तो जब ये चीज़ें साथ में ऐड होना शुरू हो जाती हैं उस वक्त में हम मान के चलते हैं कि ये शायद एग्ज़ाम स्ट्रेस की तरफ जा रहा है। एज ए साइकोलॉजिस्ट आप क्या कहेंगे सर कि किस तरीके से पेरेंट्स को इस वक्त में अपने बच्चों के साथ में होना चाहिए? देखिए, होता क्या है कि पेरेंट्स भी नहीं चाहते कि वो अपने बच्चों को एग्ज़ाम स्ट्रेस दें या उनके पीछे पड़े, लेकिन होता क्या, सबकी तमन्ना तो यही है कि उनके बच्चे का फ्यूचर सिक्योर हो, और उनको लगता है कि उनके बच्चे का फ्यूचर तभी सिक्योर होगा जब वो फर्स्ट आएंगे, अव्वल आएंगे, ज़्यादा नंबर लेंगे, अगर अव्वल नहीं आएंगे तो अच्छे नंबर लेंगे या किसी जगह पे अच्छी जगह पे उनका एडमिशन होगा। तो उन लोग उनके फ्यूचर के बारे में सोच के
उनके पीछे लगे रहते हैं पढ़ाने के लिए। तो हम लोगों को एक ही तरीका सिखाया गया है कि अगर आपको बच्चे को पढ़ाना है तो आप उनके पीछे पड़े रहिए। आपको ये देखने की ज़रूरत है कि आप क्या उनके पीछे पढ़ पढ़ के अपने बच्चे का पढ़ने का तरीका बदल पाए क्या आप उसको ज़्यादा पढ़ा पाए क्या। अगर आप ये चीज़ नहीं देखेंगे, अगर ये नहीं समझेंगे कि मैं एक ही तरीके से लगातार मेरे बच्चे के पीछे पढ़ाऊँगे, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, ज़्यादा खेलते हो तुम, ज़्यादा टीवी देखते हो, मोबाइल ज़्यादा देखते हो, इसको बंद करो। सो इसको हम कहते हैं कि बार बार टॉन्ट करना या बार बार किसी के पीछे पड़े रहना। तो क्या आप ऐसा करने से उसका तरीका पढ़ने का बदल पाए? क्या आप उसको ज़्यादा पढ़ा पाए? अगर आपको लगता है मेरा ये तरीका सक्सेसफुल नहीं है, कई केसेस में ये सक्सेसफुल होता है कि कुछ बच्चों को चाहिए कि उनके माँ बाप उनके थोड़ा पीछे पड़े, एक्सटर्नल प्रेशर थोड़ा ज़्यादा आए तो वो अच्छा पढ़ लेते हैं। लेकिन कई बच्चे ऐसे होते हैं कि आप जितना उनके पीछे पढ़ेंगे, उसको हम बोलते हैं एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट। जितनी ज़ोर से आप बॉल दीवार की तरफ फेंक के मारेंगे, उसी तेज़ी से वो आपके पास वापस आएगी, उसी फोर्स के साथ वापस आएगी। तो काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पीछे अगर आप पुश करेंगे, उन्हें पढ़ें, वो उतनी ही ताकत से आपको पुश बैक करेंगे कि मुझे नहीं पढ़ना है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपके बच्चे के साथ कौन सा तरीका चलता है। कुछ बच्चे पुश करने से पढ़ेंगे, कुछ बच्चे पुश करने से नहीं पढ़ेंगे। तो आपको ये समझते रहना है और अपना तरीका बदलने की कोशिश करना है। अब जब मैं आ रहा था दूसरी बात में ये कहने के लिए कि एज ए पेरेंट लोगों के मन में ये इच्छा रहती है कि इनका फ्यूचर तभी सिक्योर होगा अगर ये पढ़ेंगे तो मुझे लगता है ये बात अब काफ़ी पहले की हो गई। अब एक जनरेशन गैप है जिसको लोग समझने के लिए तैयार नहीं हैं। पहले लोगों को क्या लगता था कि आपको पढ़ लिख के सरकारी नौकरी करनी है। अब आजकल अगर आप देखेंगे तो सरकारी नौकरी की तरफ आज का जनरेशन नहीं भाग रहा है। एक कहावत भी है ना सर, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। ये पुरानी पीढ़ी की कहावत हो गई। पुरानी पीढ़ी की कहावत हो गई। तो उस हिसाब से अगर देखा, हालांकि स्पोर्ट्स अभी भी आजकल आप कह सकते हैं कि खेलने कूदने से लोग कुछ कमा रहे हैं, लेकिन अभी भी सिर्फ ऊपर के कुछ परसेंटेज ही कमा रहे हैं। सभी लोग स्पोर्ट्स से अभी भी पूरी तरह से नहीं कमा रहे हैं। आप ज़रूर देखते हैं कि हम लोग स्पोर्ट्स में अचीव कर रहे हैं। तो अभी भी लोग यही मान के चल ही रहे हैं कि पढ़ोगे लिखोगे तभी नवाब बनोगे। लेकिन अब उतना पढ़ने लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब आपके पास अल्टरनेटिव करियर्स हैं। अब आपके पास ज़रूरी नहीं कि आपको डॉक्टर ही बनना है, आपको इंजीनियर बनना है या कुछ दो चार जो और पेशे थे टीचर के, इन पेशों के पीछे ही आपको जाना है। अब आप किसी भी तरह का ऑक्यूपेशन ले सकते हैं, किसी भी तरह का पेशा ले सकते हैं। आपको एक लेवल तक पढ़ना ज़रूरी है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना ज़रूरी। आप एक एवरेज स्टूडेंट भी हैं, अगर आप एक एवरेज तरह की पढ़ाई भी करते हैं तो आपको सक्सेसफुल होने के लिए काफ़ी एवेन्यूज़ इस वक्त अवेलेबल है। लेकिन माँ बाप ज़्यादातर अभी भी पिछली पीढ़ी के हिसाब से आ रहे हैं, पिछली सोच के साथ आ रहे हैं कि आपको पढ़ के ज़्यादा नंबर लेने हैं। आप जब ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे तभी आप सक्सेसफुल हो पाएंगे। तो उनको ये भी समझने की ज़रूरत है अगर के बच्चों के साथ पेश आने के लिए कि ठीक है, अगर हमारा बच्चा पढ़ता है अच्छी बात है, नहीं पढ़ता है तो हम अपनी तरफ से एक लेवल तक की कोशिश कर लेते हैं, लेकिन हम इसको उसके ख़राब फ्यूचर के साथ नहीं जोड़ते। जैसे ही वो उसको उसके ना पढ़ने को उसके ख़राब फ्यूचर के साथ नहीं जोड़ेंगे तो उनका पुश एक लेवल तक रहेगा, उसके बाद उनको वो ज़्यादा पुश नहीं करेंगे। तो एक वो ये बिहेवियर भी कर सकते हैं कि एक बाउंड्री बनाएं, एक सीमा बनाएं कि इस सीमा तक हमें पुश करने की ज़रूरत है, इस सीमा के बाद हमें उसको पुश करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर बच्चा वैसे उसका दिमाग अगर सही है तो वो कुछ ना कुछ ज़रूर कमा के खा लेगा। तो ये चीज़ हम कह सकते हैं। दूसरा पॉइंट हम ये कह सकते हैं। एक तीसरा पॉइंट आप एक बार क्वेश्चन पूछिए, मेरे दिमाग में था लेकिन वो एकदम दिमाग, मैं वही समझना चाह रहा था कि एक बच्चे के साथ पेरेंट्स का रहना, उसके साथ उसकी चीज़ों को समझना भी ज़रूरी है। ख़ासतौर पे किसी स्ट्रेस की बात हम जब करते हैं तो एक्सेसिव स्ट्रेस की बात करते हैं ख़ासतौर पे। ये तो एग्ज़ाम से जुड़ी हुई बात हो गई। इस उम्र के पड़ाव पे 18 से पहले एग्ज़ाम के अलावा भी जो स्ट्रेस होता है उसमें भी कोई क्या इससे अलग सिम्टम है जिसको पहचान के बच्चों के साथ ज़्यादा वक्त बिताना चाहिए या किसी डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए पेरेंट्स को?
हाँ, ये बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जैसे इस वक्त में सिर्फ एग्ज़ाम का नहीं, एग्ज़ाम के अलावा भी काफ़ी स्ट्रेस होते हैं, क्योंकि टीनेजर एक ऐसी एज है जिसमें उन्हें लगता है कि वो कुछ भी अचीव कर सकते हैं, और उन्हीं के साथ उनको ये भी लगता, आप पाएंगे कई बार आप जब टीनेजर से बात करेंगे तो माँ बाप या रिलेटिव्स उनको ये सलाह देते हैं कि अगर आप आज पढ़ोगे तो आगे आप इतना अच्छा कमा पाओगे, आपको ये पैकेज मिल सकता है, आपको इतना पैसा मिल सकता है। तो यूजुअली टीनेजर्स का ये जवाब होता है कि मुझे पैसा चाहिए ही नहीं, क्या रखा है पैसे के अंदर में, मुझे तो देश की सेवा करनी है, या मुझे कुछ ये अचीव करना है, या मुझे लोग ज़्यादा पसंद है एज़ कम्पेयर टू पैसा। तो उनके दिमाग में उस वक्त काफ़ी सारी और चीज़ें चल रही होती हैं, जिसको हम ये भी कहते हैं आइडेंटिटी क्राइसिस। वो उससे जूझ रहे होते हैं, वो अपनी आइडेंटिटी बनाने के समय है ये उनका। तो वो कुछ लोग उस वक्त ये जो पर्सपेक्टिव एक अडल्ट का है, वो पर्सपेक्टिव उस वक्त एक टीनेजर का नहीं होता है। और उनको हम पढ़ाने के लिए जब बोलते हैं तो हम एक अडल्ट पर्सपेक्टिव से बोलते हैं। हो सकता है वो शायद 5 साल बाद आपके पर्सपेक्टिव को समझ पाएँ, लेकिन उस वक्त शायद उनके लिए समझना मुश्किल होता है। तो यस, वो उस वक्त जूझ रहे होते हैं आइडेंटिटी क्राइसिस से, उस वक्त वो जूझ रहे होते हैं शायद किसी रिश्ते में उनको रिजेक्शन मिला है उस चीज़ से, उस वक्त वो जूझ रहे होंगे शायद कि वो कैसे दिखाई देते हैं इस चीज़ से, उस वक्त वो जूझ रहे होते हैं शायद उन्होंने कुछ फिलोसफिकल बेंट ऑफ माइंड, उन्हें अपने जो आइडल हैं उनके, किसी का कोई सिंगर हो सकता है, किसी का कोई पॉलिटिशियन हो सकता है, किसी का कोई एक्टिविस्ट हो सकता है, तो वो शायद उसके लाइफस्टाइल को एमुलेट करना चाहते हैं, उसके लाइफस्टाइल, उसके पसीनों पे चलना चाहते हैं शायद वो। तो वो उस वक्त उनके दिमाग में वो चीज़ चल रही है और आप उनको पढ़ाई कराना चाह रहे हैं। तो अगर आप ये समझेंगे और उसको कुछ समय देंगे, लेकिन होता क्या है, हम लोग सोचते हैं कि ये 10th 11th 12th ही उसकी ज़िंदगी को बनाएंगे। हम लोग एज ए पेरेंट ये सोचते हैं कि 10th 11th और 12th ही उसकी ज़िंदगी को बनाएंगे, जबकि आज के समय में अगर देखा जाए तो ऐसा नहीं है। तो अगर ये चीज़ पेरेंट्स को समझ में आए और वो ये चीज़ समझ पाएँ कि उनका बच्चा अभी इस क्राइसिस के दौर से निकल रहा है और वो उसको ये समय दे सकते हैं, इससे उसकी ज़िंदगी ख़राब नहीं होने वाली है। जैसे आप बोल रहे हैं टाइम स्पेंड करने की, टाइम स्पेंड करना एक दो-धारी तलवार है। होता क्या है, आप टाइम स्पेंड जब किसी के साथ करते हैं तो आपके पास में स्किल भी होना चाहिए, आपके पास पेशेंस भी होना चाहिए, आपके पास फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस भी होनी चाहिए। लेकिन लोग समझते हैं टाइम स्पेंड करने का मतलब ये है कि एज ए पेरेंट जो मैं कहूँ वो मेरा बच्चा वो सुने या उसको समझे, क्योंकि मैं उसके साथ टाइम स्पेंड कर रहा हूँ। तो कई बार क्या होता है, टाइम स्पेंड करना एक्चुअली नेगेटिवली भी काम करता है। कई बार हम इसको कहते हैं एक्सप्रेस इमोशंस। एक्सप्रेस इमोशंस में 3 नेगेटिव कंपोनेंट्स आते हैं उसमें, क्रिटिकल कमेंट्स, ओवर इन्वॉल्वमेंट और हॉस्टिलिटी। ये 3 आते हैं, क्रिटिकल कमेंट्स, ओवर इन्वॉल्वमेंट और हॉस्टिलिटी। जैसे ही आप टाइम ज़्यादा स्पेंड करेंगे अपने बच्चे के साथ, आप ये पाएंगे कि ये तीनों कंपोनेंट बढ़ जाते हैं। क्रिटिकल कमेंट्स बढ़ गए, ओवर इन्वॉल्वमेंट बढ़ जाती है और हॉस्टिलिटी, हॉस्टाइल बिहेवियर रहता है, क्योंकि पढ़ नहीं रहे, ये नहीं कर रहे, ये सब नहीं कर रहे, बाहर घूमते रहते हो, आपका रोक टोक ज़्यादा हो जाता है, आपका रोक टोक ज़्यादा हो जाता है। फिर अब एक तरफ हम कह रहे हैं कि टाइम स्पेंड करना है, लेकिन तो टाइम स्पेंड करने के लिए आपको स्किल्स भी सीखने पड़ेंगे कि कैसे टाइम स्पेंड करना है। और आपने क्या, तो हम लोग तो एज ए टेक्निक इन साइकोलॉजी हम लोग टेक्निक लगाते हैं, ये हम कहते हैं कि फेस टू फेस इंटरेक्शन कम कर दो। आप तो सजेस्ट करते कि टाइम, देखिए आप कोई भी मैगजीन पढ़ेंगे, इंडिया टुडे उठा लीजिए, आई मीन फॉर दैट मैटर ऑफ फैक्ट कोई भी आप एक मैगजीन उठा लीजिए, आप टीवी का कोई चैनल उठा लीजिए, आप उसमें सबसे पहली चीज़ वो यही कहेंगे कि अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, अपने परिवार के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, लेकिन वो ये नहीं बताएंगे कि टाइम स्पेंड करना कैसे है। सो आई मीन एक ऑन लाइटर नोट, कोरोना में जब सब लोग एक दूसरे के साथ फंस गए थे तो लोग कह रहे थे कि डाइवोर्स के रेट्स बढ़ गए हैं क्योंकि क्रिटिकल कमेंट्स और हॉस्टिलिटी बढ़ गई। पहले क्या हो रहा था, दोनों मियाँ बीवी सुबह निकल रहे हैं, शाम में मिल रहे हैं, तो आपका फेस टू फेस इंटरेक्शन कम है। सडनली फेस टू फेस इंटरेक्शन 24 आवर्स हो गया। सो वापस मुद्दे पे आते हुए कि पेरेंट्स को टाइम स्पेंड करना है उनके साथ में,
लेकिन साथ में ये ध्यान रखना है कि एक्सप्रेस्ड इमोशंस कम हो, नेगेटिव कमेंट्स कम हो, इसका उनको ध्यान रखना है कि वो उसको सुने। जब वो बच्चे को सुनेंगे तो पेरेंट्स की एंग्जाइटी बढ़ेगी। उन्हें लगेगा, बच्चे जब बोलते हैं, जब उनके साथ शेयर करते हैं, जब वो अपनी सही बात बताएंगे तो पेरेंट्स की एंग्जाइटी बढ़ेगी। उन्हें लगेगा कि अगर ये ऐसे सोच रहा है, अगर ये ऐसे बोल रहा है तो इसका फ्यूचर तो ख़राब है। जबकि वो एक स्टेज है, वो जो बोल रहा है वो भी उससे जूझ रहा है। हो सकता है 2 महीने बाद, हो सकता है 2 साल बाद उसका पर्सपेक्टिव बदल जाए, अभी वो बन रही है। लेकिन हम आज सोच के इसको कहते हैं कि कैटास्ट्रोफाइजेशन, राई का पहाड़ बनाना, इसको वो यूं करके बोलते हैं कि राई का पहाड़ बनाना। आज उसने कुछ बोला और आपने सोचा कि 5 साल बाद भी ये बच्चा ऐसा ही रहेगा और इसकी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, जबकि ऐसा नहीं है। तो अगर वो उसके साथ टाइम स्पेंड करते हैं तो उसके साथ रहें, उसकी सुने, अपनी एंग्जाइटी को हैंडल करें, अपने कैटास्ट्रोफाइजेशन को कम करें और सुन के आराम से जाके अपने किसी दोस्त के साथ डिस्कशन करें कि भाई मेरा बेटा तो ऐसे बोल रहा है और मेरे को तो चिंता हो रही थी। और कोई अगर उनका समझदार दोस्त होगा तो वो उनको थोड़ा सा शांत करेगा कि इट्स ओके, ऐसा होता है इस उम्र में, तो ये भी ओवरकम हो जाएगा, ये टाइम भी निकलेगा। तो उनको काम करना है अपनी पेशेंस के ऊपर, अपनी एंग्जाइटी के ऊपर, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। जी जी, ठीक है सर, ठीक है। तो मेरे हिसाब से अगर इन टिप्स का अगर ख्याल रखा जाए कि उसकी स्लीप, एपेटाइट, इन चीज़ों की तरफ ध्यान रखेंगे, जैसे उसमें डिस्टर्बेंस आने लगती है। स्ट्रेस ज़रूरी है लेकिन एक्सेसिव स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। टाइम स्पेंड करना ज़रूरी है उनके साथ में, लेकिन अगर आप ओवर इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए। ओवर इन्वॉल्वमेंट अगर आप करते हैं और अगर आप नेगेटिव कमेंट्स ज़्यादा करते हैं और हॉस्टिलिटी दिखाते हैं तो या तो उसको कम कीजिए, अगर आप उसको कम नहीं कर पा रहे हैं तो फिर फेस टू फेस इंटरेक्शन कम कर लीजिए। ये भी एक टेक्निक है, ये भी एक टेक्निक है कि आप फेस टू फेस इंटरेक्शन कम कर लें। उससे क्या होगा, आपका बच्चा भी थोड़ा शांति में, आप भी शांति में। आप आइए, उनको इंस्ट्रक्शन दीजिए, अपना कुछ कीजिए और फिर निकल जाइए। फिर उसके बाद में शाम में मिलिए और ये भी आप कर सकते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद।